नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का जो ये अपना वीडियो होगा ये बेहद स्पेशल वीडियो है। किसके रिगार्डिंग होगा ये? तो निबंध लेखन ऐसे को लेकर हम लोग विशेष रूप से विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। निबंध का पेपर कितने मार्क्स का होता है पता ही होगा आपको। बीपीएससी में 300 मार्क्स का होता है। इसमें 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। 2 निबंध आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और एक निबंध जो होता है ना आपका, वो बिहार की जो भाषा है मैथिली और भोजपुरी, उसके कहावत और लोकोक्ति पर आधारित होते हैं। लेकिन सेक्शन 3 जो होता है निबंध का, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बरगलाने के लिए, उनको डराने के लिए रखा गया है। बाकी एक बार अगर आपने उस मुहावरे का अर्थ निकाल लिया तो उसके पश्चात आपको हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी भाषा में उस निबंध को लिखना है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं निबंध का, तो मुहावरों पर आधारित निबंध की प्रैक्टिस करने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको निबंध लेखन आना चाहिए, न कि भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा की समझ होनी चाहिए। इतना समझ होना चाहिए कि उस मुहावरे को डिकोड कर सकें, उसका अर्थ पता कर सकें आप। और एक बार अगर आप उसका अर्थ पता कर लेते हैं, उसके पश्चात उसमें कुछ भी अलग नहीं है बाकी के निबंध से। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि तीसरे सेक्शन की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2-4-10 भोजपुरी के मुहावरे देख लीजिएगा। कोई फिल्म गाने अगर सुनते होंगे रेगुलर, तो आप कहीं से भी बिहार के या यूपी के भी पूर्वांचल के होंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं क्या पूछा गया है। बस उसका अर्थ निकालना है। उसके पश्चात तो वही ट्रेन गाड़ी चलानी है जो हम बाकी निबंध में चलाते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे निबंध के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या आवश्यक होता है। निबंध के 2 कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगा। जनरली एट रैंडम मैंने कोई भी कॉपी उठा लिया है, मेरे जो ग्रुप में आते हैं उनमें से। निबंध के कुछ टॉपिक भी डिस्कस करूंगा। बेसिक टॉपिक है ये, जो अपना एनसीईआरटी वाला बेसिक ग्रुप चलता है ना, उसमें मैं इस तरह के टॉपिक देता हूं। और बाकी जो 70 बीपीएससी मेंस के लिए चल रहा है, उसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर करके मैं देता हूं निबंध को, ताकि लिखने का प्रैक्टिस तो करें, गलती करें, यहाँ पर जूझें सवाल से। हो सके कि नहीं लिख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, 10 ही पॉइंट लिख रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं। तो निबंध को लिखने का एक बेहद आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव निबंध की हम लोग ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव निबंध जो होता है वो लिखना आसान होता है। सब्जेक्टिव निबंध का मतलब क्या हो गया बंधुओं? जैसे ये जो है महिला सशक्तिकरण, इसको आप एक तरह से सब्जेक्टिव निबंध मान सकते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट दे दिया गया है आपको कि आप महिला सशक्तिकरण पर लिखेंगे, और ये लिखना तुलनात्मक रूप से कंपेयर करेंगे तो आसान होता है। सबसे बेसिक निबंध है ये। और अगर बाकी निबंध की, जैसे इस निबंध की बात करें आप लोग, इतिहास की समझ हमारे वर्तमान को आसान बना सकती है। कहीं से टॉपिक लिया नहीं है, मेरा बनाया हुआ टॉपिक है। मैं खुद का टॉपिक बनाता हूँ और देता हूँ लिखने के एट रैंडम। बैठे बैठे जो ख्याल आए लिखने को दे दो, लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो उनको मॉडल प्रोवाइड करवाऊंगा, लिख लेते हैं। शानदार शानदार निबंध लोग लिखते हैं। तो ये निबंध जो है, इसमें आपको डायमेंशन सोचने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये फिर भी आसान था, कोई बहुत कठिन नहीं था। ठीक है, इससे भी कठिन निबंध आते हैं यूपीएससी में। जैसे ये जो निबंध मैंने दिया है, नियमित सफलता नियमित और सार्थक मेहनत का परिणाम मात्र है, ये भी आसान निबंध है, कोई ऐसा बहुत बड़ा कठिन निबंध नहीं है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके देखेंगे, पॉइंट निकाले किस प्रकार से लिखते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ही एक चैनल है जिस पर न्यूज़पेपर से लेकर एनसीईआरटी से लेकर निबंध से लेकर मेंस की बातें ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। पीटी के लिए भी सोच भी नहीं रहे, आएंगे महीने में, आने वाले समय में सोचेंगे हम लोग, उस पर भी वार्तालाप करेंगे। अब देखिए निबंध के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए कुछ बेहद आसान से टिप्स दे देता हूं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो केवल और केवल एक ही कारण है उसका कारण ये है कि आपने प्रयास ही नहीं किया अभी तक। आप सोच के बैठे हुए हैं कि जिस दिन लिखेंगे सबसे बेस्ट निबंध लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। वो दिन कभी आने वाला है ही नहीं जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए हमेशा। कुछ नहीं हो तो गाय पर निबंध लिख लीजिए सबसे पहले दिन, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए वहाँ से। महिला सशक्तिकरण पर लिख सकते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड पर लिख सकते हैं। शुरुआत के लिए जो बीपीएससी हिंदी पेपर में आते हैं निबंध, रक्षाबंधन टाइप के, उस पर निबंध लिखकर शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिएगा। अब निबंध में करना क्या होता है?
जो सब्जेक्टिव निबंध होता है उसमें तो पता है आपको, महिला सशक्तिकरण में तो पता है आपको कि महिलाओं पर आधारित निबंध लिखना। भाई महिला सशक्तिकरण में क्या है कि इतिहास से शुरू करो, बिल्कुल हड़प्पा से शुरू करते हैं बच्चे कि हड़प्पा पीरियड जो था ये मातृसत्तात्मक था, उसके पश्चात चले आ रहे हैं महिलाओं की स्थिति में क्या क्या गिरावट आया, कहाँ पर मौर्यों के समय में क्या रहा, गुप्तों के समय में क्या रहा, मुगलों के समय में क्या रहा, राजपूतों के पीरियड में क्या रहा, फिर अंग्रेजों के पीरियड में आ गए, फिर वर्तमान भारत में घुस गए, आज़ादी के दौर की बात कर ली कि भाई महिलाओं ने कितनी बड़ी रोल अदा की, वर्तमान भारत पर आ गए, वर्तमान भारत की समस्याओं को देख लिया कि क्या क्या समस्याएं महिलाएं फेस कर रही हैं, और उसका देखा कि भाई आने वाले समय में हम लोग कौन कौन से सुधार को कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुधार हो सकता है। कुछ कुछ गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन की बात कर ली, सेना महिलाओं की भर्ती की बात कर ली, या फिर भारत सरकार जो अलग अलग महिलाओं के लिए योजनाएं ला रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह की चीज़ों की बात कर ली। उसके अलावा सोशल मीडिया के दौर में जो महिलाएं आज़ाद हो रही हैं, आज़ाद ख्यालात को सामने रख रही हैं, उसकी वार्तालाप कर ली हम लोगों ने, नौकरी की वार्तालाप कर ली, पेशा की वार्तालाप कर ली, अधिकार की वार्तालाप कर ली, राजनीति की कर ली। इन सब चीज़ों की जब बात कर लेते हैं तो एक तरह से खाका खींच जाता है महिला सशक्तिकरण का। ये ठीक है, उचित उदाहरण के साथ में कहानियों पिरोकर अगर आप लिख सकते तो लिख दीजिएगा। ये हो गया सब्जेक्टिव। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव निबंध पर, ये क्या लिखा जाता है। सबसे आसान टॉपिक उठाते हैं, इतिहास की समझ हमारे वर्तमान को आसान बना सकती है। ये जो टॉपिक मैंने दिया था सोच समझ कर दिया था, एट रैंडम टॉपिक मैंने नहीं दिया था। आपके एग्जाम में बीपीएससी 69 की मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 69 मेंस में एक सवाल आया था इसी तरह के, किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, ऐसे ही करके आया था कि स्मार्ट कृषि जो है ये किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, ऐसे ही तरह का था। तो यानी कि किसान के पास कोई समस्या है, उसका समाधान कर सकता है वो समस्या, है ना, छुपा हुआ होता है किसी टॉपिक के अर्थ में। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, इतिहास की समझ हमारे वर्तमान को आसान बना सकती है, यानी कि वर्तमान में कुछ कठिनाइयाँ हैं जिसका समाधान हमें इतिहास में देखना पड़ेगा। इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए हमेशा टॉपिक को, जिससे उसका क्रिस्टल क्लियर होकर आपके सामने आ जाए कि क्या लिखना है इसमें। वर्तमान की कौन सी ऐसी समस्याएं दिखती हैं आपको जिसका हमें इतिहास में समाधान मिल सकता है, या इतिहास को अगर हम सही से पढ़ें तो वर्तमान की उन समस्याओं का हमें समाधान मिल सकता है। इस पर आधारित आपको निबंध लिखना है। अब शुरू कीजिए कि भाई लिखना कहाँ है। इंट्रो लिखना सबसे कठिन काम होता है निबंध का। मुझे लगता है कि इंट्रो लिखने बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। इंट्रो आप कहीं से भी शुरू कीजिए, यहीं से शुरू कर लीजिए कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, यहीं से शुरू कर लिया। अब समस्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी समस्या जो कॉमन है वो है जलवायु परिवर्तन की। ये समस्या, इसका समाधान क्या हो सकता है। हमारे पूर्वज जो थे वो जो इको फ्रेंडली उनका व्यवहार था, एक चीज़ को रीयूज करने का, प्रकृति से उतना ही लेना जितना उनका ज़रूरत है, इस तरह के व्यवहारों को हम लोग क्या बता सकते हैं कि उनका जो इको फ्रेंडली व्यवहार था उसको हम अगर इम्प्लीमेंट करें आज भी तो हम क्या कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपट सकते हैं। इतिहास से एक और हम सीख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात हमारे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यावरण का। तो अगर हम सही रणनीतियों के साथ काम नहीं करेंगे, केवल अंधाधुंध हम उत्पादन पर बल देंगे और उत्पादन और केवल आर्थिक पॉलिसी पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारी जो इकोमंडल है, हमारी जो वायुमंडल है वो प्रदूषित होगा ही होगा। ये समझ हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। और क्या समस्या हो सकता है भाई, महिलाओं को लेकर लैंगिक समस्या हो सकता है, युद्ध का समस्या हो सकता है, दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की समस्या हो सकती है वर्तमान दौर में, जिसमें हम उदाहरण दे सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया ऐसे ही दो खामियों में बट गई थी, जिसके पश्चात धीरे धीरे विश्व युद्ध के चपेट में पूरी दुनिया को ले लिया। यानी कि क्या करना चाहिए, डिवाइड को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, इतिहास से ही समझ ले रहा हूँ मैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का एग्जाम्पल दीजिए। धर्म आधारित जो आजकल तंत्र बन रहा है, धर्म आधारित तंत्र का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं, जो धर्मांधता को बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्मांधता को बढ़ावा देने के कारण देश दो डिवाइड में, देश दो भागों में बट गया था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए थे, लाखों लोग मारे गए थे डिवीजन के समय में। इससे हम क्या सीख सकते हैं इतिहास से कि धर्मांधता को जो हम बढ़ावा देते हैं, असहिष्णुता को जब हम बढ़ावा देते हैं समाज में, जब डिवाइड क्रिएट होता है, धर्म के आधार पर डिवाइड क्रिएट होता है तो उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हमें उस तरह की चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। उसके पश्चात हम लोग क्या दे सकते हैं कि व्यक्ति की पूजा, नेताओं की पूजा जो होती है, हिटलर का उदाहरण दे सकते, वो क्या करता है, कहीं न कहीं तानाशाहों को पैदा करता है। तो वर्तमान की चारों तरफ की समस्याएं दिख सकती हैं आपको, उसका समाधान दीजिए। एक से बढ़कर एक समाधान दिया। लोगों ने शहरीकरण को जोड़ा, शहरीकरण को शानदार एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने हड़प्पा से शहरीकरण को वर्तमान समय में जोड़ा। शहरीकरण को, हड़प्पा के शहरीकरण से बताया कि भाई हमारे शहरों में आज के दौर में जो बाढ़ देखे जाते हैं, उस समस्या का समाधान हमारे पूर्वजों ने 4000 वर्ष पहले कर लिया था। अर्बन फ्लड जैसी चीज़ें हमें आजकल देखने को मिलती है, उस समस्या का समाधान हमारे पूर्वजों ने 4000 वर्ष पहले कर लिया था आज से।
तो उसका उदाहरण दिया था, बहुत ही शानदार उदाहरण दिया था। एक अच्छा शासक कैसा होता है और नैतिकता से शासन कैसे किया जाता है, इसमें सम्राट अशोक जो हैं उनका उदाहरण दिया था। कुछ बच्चों ने शानदार तरीके से लिखा था कि प्रजा को अपनी संतान मानकर और प्रजा के कल्याण के लिए किस प्रकार से राजा काम कर सकता है, उसका सटीक उदाहरण में कहाँ पर मिलता है, तो सम्राट अशोक की सीखों में मिलता है। मैं जो बता रहा हूँ क्या उससे डिफरेंट आप लिख सकते हैं? टोटली डिफरेंट लिख सकते हैं। निबंध की खूबसूरती यही होती है। एक और मैं तरीका आपको सिखाता हूँ। कौन सा तरीका है वो मैं मॉडल निबंध पर ले जाऊँगा, एक आध निबंध आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक को समझिए क्या है। देखिए क्या है, सफलता नियमित और सार्थक मेहनत का परिणाम है। अगला निबंध है ये, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा भी आपको, और ये भी बताऊंगा कि सही एग्जाम्पल अगर आप यूज नहीं करते हैं तो एग्जाम्पल लिखने के पश्चात आपके अंक कट सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने इसमें लिखा था गौरी का एग्जाम्पल, महमूद गौरी का एग्जाम्पल लिखा था और गजनबी का एग्जाम्पल लिखा था। उन्होंने तो सफलता पाकर लाखों लोगों के गर्दन काटे। किस प्रकार से वो एक सफल एग्जाम्पल हो सकते हैं? बहुत बार आक्रमण किया, हार गया, उसके पश्चात जब उसे जीता तो क्या परिणाम निकला उसका? भारत के लिए तो सकारात्मक नहीं ही रहा। उसको आप एक अच्छा एग्जाम्पल कैसे मान सकते हैं? ठीक है, तो जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो सोच समझ कर एग्जाम्पल्स को लिखा कीजिए। अब नाथूराम गोडसे की सफलता को तो हम नहीं लिख सकते, उसने बहुत अच्छा काम किया है ना, वो उसके लिए भले ही सफलता हो लेकिन बाकी लोगों को तो नुकसान पहुंचाया ना उसने। तो इस तरह के एग्जाम्पल देने से बचा कीजिए थोड़ा सा, और इस तरह के एग्जाम्पल आपके मार्क्स को कम कर सकते हैं। अब देखिए इसको लिखने का तब सबसे आसान तरीका क्या होगा, 800 शब्दों में आपको लिखना है, 800 वर्ड्स में लिखना है। ओके, सबसे पहला क्या करना है, रफ कर लेना है। जब आप लिखना शुरू करते हैं उससे पहले रफ वर्क कीजिए, जिससे क्या होगा, एक आपका शुरू से ऊपर से नीचे तक एक फ्लो बनेगा। एक आप एक धारा में लिखेंगे, निबंध के लिए बेहद ज़रूरी होता है वो। इसलिए निबंध को पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है कि एक पैराग्राफ जो है वो दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट होता जाए, दूसरा तीसरे से, इस प्रकार से अंत तक एक कहानी के फॉर्मेट में एंड हो। सबसे बेस्ट निबंध का एग्जाम्पल यही होता है। अगर आपको सीखना हो तो जनसत्ता का जो आर्टिकल होता है उसको आप पढ़कर सीख सकते हैं। दृष्टि IAS की निबंध की जो बुक आती है वो भी आपको मदद करेगा। UPSC वाला निबंध लीजिएगा। और जनसत्ता का जो दूसरा आर्टिकल रहता है, पहला आर्टिकल तो सब्जेक्टिव रहता है, दूसरा आर्टिकल जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। कई बार उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सामाजिक मुद्दे रहते हैं, तो उसको पढ़कर आप फ्लो सीख सकते हैं, किस प्रकार से फ्लो बनाया जाता है निबंध में। फैक्ट, डेटा, आंकड़े जहाँ भी संभव हो जरूर यूज कीजिए। एक आध आंकड़े देने से आपके निबंध की जो रेफरेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, निबंध का जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब देखिए इसमें लिखना क्या, 800 वर्ड में हमें लिखना है। सबसे आसान तरीका, एग्जाम्पल ढूंढिए कि सफलता नियमित और सार्थक मेहनत का परिणाम है। तो यानी कुछ सफल और असफल व्यक्तियों का देखिए मेहनत किस प्रकार से रंग लाई, किस प्रकार से वो सफल हुए और उन्होंने परचम लहराए अपने अपने क्षेत्रों में, उसको हमें लिखना है। कि लेकिन व्यक्ति परक ही एग्जाम्पल होंगे क्या? नहीं, किसी देश का भी एग्जाम्पल हो सकता है, किसी समाज का भी एग्जाम्पल हो सकता है, किसी इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो सकता है, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है। उदाहरण जितने अच्छे आप देंगे उतना अच्छा आपका मार्क्स बनेगा, और जितनी अच्छा आपका फ्लो होगा ना, जितना बढ़िया उतना बढ़िया आपका मार्क्स बनता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, 10 एग्जाम्पल ढूंढिए अलग अलग क्षेत्रों से। 10 पर करीब में 80-80 शब्द लिख दीजिए, 50-50 शब्द भी लिख दीजिए। जब भी 650-700 वर्ड में आप पहुँच जाएंगे, मतलब 7 से 8 पेज के आसपास पहुँच जाएंगे। इंट्रो एक बढ़िया शानदार सा बनाइए, जिसमें कोई स्टोरी आप डाल सकते हैं, अपने अनुभव डाल सकते हैं, कोई कोट डाल सकते हैं, कोई कहानी हो सकता है, कोई कविता लिख सकते हैं आप। इंट्रो हमेशा इंप्रेसिव होना चाहिए निबंध का, बहुत मायने रखता है इंट्रो निबंध में। बाकी हिस्सा भी मायने रखता है, लेकिन मुझसे पूछा जाए कौन सा हिस्सा मायने ज़्यादा रखता है, तो इंट्रो जो है वो बेहद ही मायने रखता है। लेकिन केवल इंट्रो से कुछ नहीं होगा, अगर आपने आगे कचरा लिखा हुआ है तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करना होता है, करीब में 10 अलग अलग एग्जाम्पल ढूंढिए अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे पहला क्या हो सकता है, खेल से कोई एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। खेल में देखिए किस प्रकार से कोई आदमी सफल बना, मोहम्मद अली का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, सचिन तेंदुलकर का दे सकते हैं, विराट कोहली का दे सकते हैं। सार्थक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सार्थक का तात्पर्य है यहाँ पर कि सही दिशा में, ऐसा नहीं होना चाहिए क्रिकेटर बनना है दिन भर फुटबॉल खेल रहे हैं। सार्थक का मतलब होता है सही दिशा में, संपूर्ण पवित्रता के साथ, 100% ईमानदारी के साथ और नियमित मेहनत का परिणाम होता है सफलता। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं खेल में। खेल में अलग अलग, क्रिकेट से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, वर्तमान में नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं।
एक पैराग्राफ बनाइए खेल का, जिसमें खेल से जुड़े हुए एग्जाम्पल, सबसे बेसिक तरीका मैं सिखा रहा हूँ। कोई बेस्ट निबंध बनेगा क्या? नहीं, सबसे बेसिक तरीका, उस पर आधारित एक पैराग्राफ लिखिए कि इन व्यक्तियों ने मेहनत किया, नियमित सफलता हासिल करने के लिए इन्होंने मेहनत किया है, इनका मेहनत तो क्षणिक भर का है, इनका जो जीवन के तारतम्य, इनका परिणाम तो क्षणिक भर का इनको मिला है, जो मेहनत इन्होंने किया है ना, वो सबसे ज़्यादा सराहनीय होता है। ठीक है, खेल के बाद दूसरा ले लीजिए, किसी देश का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देश में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी कोई आज तो दुनिया के 5वीं इकाई नहीं बन गई है अचानक से। 75 वर्षों का मेहनत है, तब जाके हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन पाए हैं। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब दुनिया की इकोनॉमी में हमारा बहुत कम योगदान था। हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट 10% से भी कम था। हमारे एक इकोनॉमी जो थी कृषि आधारित, गरीब देशों में हम आते थे, गरीबतम सबसे गरीब देशों में दुनिया में हमारा नाम था। 75 वर्षों का लगातार मेहनत और सार्थक का मतलब है अच्छी नीतियाँ। यहाँ पर सार्थक का क्या मतलब है बंधुओं? अच्छी नीतियाँ, शानदार नीति। पहले दिन से 1948 की औद्योगिक नीति बनाई, 56 में बनाई, पहले उसको आज से पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 91 में सुधार किया, तब जाके आज हम इतना बड़े स्तर पर पहुँचे, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन पाए हैं। तो ये सार्थक और सफल मेहनत का ही परिणाम है। क्या इकोनॉमी में ही केवल ऐसा है? नहीं, एक देश के तौर पर लेंगे तो साइंस एंड टेक के क्षेत्र में हमने बहुत मेहनत किया है, और एक समय था जब दुनिया से हम सड़े हुए गेहूं मंगाने को विवश थे, और आज हम अनाज के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक है दुनिया भर में। ये सार्थक और सफल मेहनत का, नियमित मेहनत का ही परिणाम है। ये दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी देश का दे सकते हैं, साइंस का दे सकते हैं, उस देश की इकोनॉमी का दे सकते हैं, अपने देश का एग्जाम्पल दीजिए। कितना शानदार एग्जाम्पल है। इसमें दूसरा पक्ष दिखाना हो आपको तो अपने ही साथ आज़ाद हुए एक देश पाकिस्तान है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। उसने सार्थक और सही दिशा में नियमित मेहनत नहीं किया। पहले दिन से वहाँ पर सैन्य और पॉलिटिकल, इन दोनों के बीच में टकराव देखा गया, जिसमें सेना हमेशा सत्ता पर काबिज हो गई। उसके कारण से वहाँ पर नियमित और जो सार्थक परिणाम होना था वो नहीं हो पाया। आज भी वो देश हमारे साथ आज़ाद होकर नहीं कुछ हासिल कर पाया, इतना बड़ा चीज़। उसके साथ हमारे साथ इजराइल भी पैदा हुआ था, पाकिस्तान से भी छोटा देश है, उसकी भौगोलिक कंडीशन बहुत बुरी है, लेकिन वहाँ के समाज में एक दृढ़ता थी। इजराइल का उदाहरण दे सकते हैं। वहाँ के समाज में एक दृढ़ता थी कि हम बहुत कम संख्या में हैं, अगर हम मजबूत नहीं हुए तो कुचल दिए जाएंगे। तो इतने मजबूत हो गए कि आज देखिए क्या कर रखा है उन्होंने। टेक्नोलॉजी में इजरायली टेक्नोलॉजी का कोई बोलबाला है भाई, जहाँ पर जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में है, सर्वोच्च है वो। तो कैसे सफल हुआ? वो समाज दृढ़ था। तो समाज के तौर पर उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। खेल, देश, समाज के बाद से अगला आ जाइए कौन सा? तो विज्ञान में दे सकते हैं। स्पेस की बात करते हैं, एक दिन में तो ये संभव नहीं हुआ है। कितने सारे स्पेस यात्री मारे गए हैं एडवेंचरस स्पेस में जाने के लिए। मून पर जाने का कोई एक बार का तो नहीं संभव हो पाया, बहुत दिनों का मेहनत है। चांद पर जाने का हमारा कौन सा मेहनत था? ये मंगल पर जाने का तो पहला मेहनत ही था, लेकिन चांद पर जाने का तीसरी बार में हमने सफलता हासिल की लैंड करने में। अभी बहुत सारे देश सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। इसरो के विकास को लिख सकते हैं आप। उसके साथ साथ एटॉमिक एनर्जी की आप लोग बात कर सकते हैं। भोजन उत्पादन की बात कर सकते हैं कि एक समय था जो उत्पादन बहुत ही कम था, आज दुनिया भर में उत्पादन ज़्यादा है। उसके अलावा मेडिसिन, कोरोना के दौरान जो वैक्सीन बनाने का हमारा सफलतम प्रयास रहा, वो कैसे संभव हो पाया? एक दिन में थोड़ी ना था, पिछले बहुत सारे सालों की मेहनत थी, रिसर्च था, डॉक्टर्स थे, तब जाके संभव हो पाया। ये अगला एग्जाम्पल विज्ञान से हो गया। इसी तरीके से समाज का एग्जाम्पल दीजिए, हिस्ट्री से ले आइए। अब 1947 में जो हम आज़ाद हुए, वो एक दिन का मेहनत था क्या? 200 वर्षों से ज़्यादा हम लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से। हिंसक लड़ाई भी लड़ी हमने और अहिंसक लड़ाई भी लड़ी हमने, तब जाके सफल हो पाया 1947 में आज़ाद होना हमारा। माइथोलॉजी से अगर आप ढूंढेंगे, रामायण महाभारत से ढूंढेंगे, तो वहाँ पर अर्जुन का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। शानदार एग्जाम्पल है। एक दिन में क्या अर्जुन बन गया था? नहीं। कर्ण का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। एक दिन बना क्या? नहीं। तो क्या मैं बता रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों से आपको सफल व्यक्तियों को उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अलग अलग जगहों से आपको उदाहरण ला कर दे रहा हूँ, तब जाके क्या बना है, संपूर्ण रूप से वो निबंध बनता है। ऐसे करके मात्र 10 एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं। मात्र 10 एग्जाम्पल ढूंढिए, उस पर आधारित एक एक पैराग्राफ लिखते जाइए। एक पैराग्राफ तो लिख ही सकते हैं ना सचिन तेंदुलकर पर या खेल में आधारित सफल व्यक्तियों पर। 10 पैराग्राफ लिखिए, करीब में आपके अच्छे खासे बन जाएंगे। 4 से 5 पेज, 6 पेज तो मिनिमम आप लिख लेंगे बेसिक शुरुआत में। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब आपको नहीं सूझ रहा हो तो इस तरह से काम किया कीजिए।
क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। GS1 है, GS2 है और ये है तीसरा सेक्शन भी है। तो तीसरे सेक्शन को भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना ध्यान आप GS1 और GS2 को दे रहे हैं। तो अगर आपको तैयार करना हो तो इसका भाई कंटेंट कहाँ से लाएं, आप सबसे बड़ी समस्या तो यही होता है। तो कंटेंट आपको बहुत सारे जगहों से मिलता है निबंध के लिए। एक तो होता है जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उससे आपको कंटेंट मिलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं इन सभी जगहों से आपको कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा आपको कंटेंट मिलता है न्यूज़पेपर डिस्कशन जो आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर से आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। तीसरा सेक्शन होता है जो नोवेल या फ्रिक्शन या मूवी, फिल्म, सिनेमा, ये जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब आपके निबंध में काम आने वाला है। चौथा जो है सिनेमा, फ्रिक्शन, नोवेल, ये सब के सब काम आने वाले। लिखिए ना जो आपको एग्जाम्पल देना है। सिनेमा से एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंडियन सिनेमा आज जहाँ पर है वैसे ही था क्या हमेशा? नहीं, एक समय बिना आवाज़ के भी सिनेमा बने हैं भारत में भाई। उसी की प्रगति को लिखिए। कितना बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया आपको। ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अलग अलग ये सोर्स हैं जहाँ से आप कंटेंट इकट्ठा करेंगे। एक अगला और सोर्स होता है, ये होता है अपना विश्लेषण क्षमता या ऑब्जर्वेशन की शक्ति, जहाँ से आप कंटेंट को ग्रहण करते हैं। खुद से चीज़ों को जब आप देखते हैं, समझते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, खुद की कहानी को क्रिएट करते हैं, लिखने की क्षमता डेवलप करते हैं, तब जाके भी आपके पास कंटेंट डेवलप होता है। ठीक है, तो ये सोर्स हैं इसके डेवलप करने के। बुक अगर आपको पढ़ना हो निबंध के लिए तो निबंध के लिए दृष्टि आइस की बुक पढ़ सकते हैं। यूपीएससी वाली केवल पढ़िएगा, या और एक दो निबंध के बुक हैं जो यूपीएससी कुछ टॉपर्स वगैरह ने लिखा है, मुझे नाम नहीं पता, वो निबंध आप पढ़ सकते हैं। वो आपका काम कर सकता है, थोड़ा बहुत ही मदद करेगा। सबसे ज़्यादा जो आपको मदद करेगा निबंध लेखन में वो है आपका अपना लिखने की क्षमता। अगर आपने लिखने का प्रयास नहीं किया तो नहीं लिख पाएंगे, कोई भी नहीं आपको सिखा पाएगा। मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा, कितना भी लेक्चर सुन ले, कुछ भी कर ले, नहीं सीख पाएंगे आप। ओके, लिखिए। पहले दिन एक ही पेज होगा लेकिन लिखिएगा ज़रूर। अब मैं कुछ निबंध आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इंट्रो वगैरह लिखा जाता है और किस प्रकार की गलतियाँ नहीं करनी है। ओके, देखिए निबंध लिखा है, एक स्टूडेंट का ही कॉपी है और बाकी लोगों का भी कॉपी है, बहुत सारे हैं। एट रैंडम मैंने उठाया है, बहुत सारे लोगों को मैंने अच्छे मार्क्स दिए हैं। मार्क्स जब मैं निबंध में देता हूँ तो उनके प्रयास को लेकर देखता हूँ, भाई प्रयास कितना कर रहा है ये आदमी, और उसी के आधार पर देता हूँ। सही गलत तो कर ही लेंगे, आने वाले समय में लिखते लिखते सीख ही जाएंगे। पहला होता है प्रयास, वो नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन्होंने शुरू किया है वहीं से जहाँ से मैक्सिमम लोगों ने शुरू किया है, इसी दोहे से शुरू किया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो कॉमन, सबसे कॉमन दोहा, कहानी, कविता होता है उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके बाकी चीज़ों से शुरू कीजिए, थोड़ा सा यूनिक बनेगा। ये निबंध अगर मैंने 10 कॉपी चेक की है तो उसमें से करीब में 5 में या 4 में ये निबंध यही था, यहीं से शुरुआत किया है लोगों ने। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें ज़रूर बचिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए बाकी देखते हैं। इन्होंने वही किया है, करत करत अभ्यास थे, जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। ये पता ही होगा आपको, भरतराज के किस्से से इन्होंने शुरुआत किया है। उसके पश्चात इन्होंने बातचीत की है किसकी, इन्होंने बात की थी वही महमूद गौरी वगैरह की, गजनवी की। तो उसको मैंने काटा था कि ये गलत एग्जाम्पल होता है, ये सही एग्जाम्पल नहीं होता है। ऐसा एग्जाम्पल जिससे किसी का नुकसान हुआ हो वो सही एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अंग्रेज़ों की चर्चा की है कि अंग्रेज़ों ने जो शोषण किया 200 वर्षों तक, उससे हम कैसे जूझे। बहुत सारे वर्षों तक हमें जूझना पड़ा और लगातार और सार्थक मेहनत का परिणाम था हमारी आज़ादी। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने बात किया है जिस विद्युत बल्ब की, एडिसन की बात की है इन्होंने। एडिसन ने क्या बोला था कि मैंने 3000 वो तरीके ढूंढ लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। तो शानदार एग्जाम्पल है किसका, डेडिकेशन का, सफलता का। भाई उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आप तो 2 बार एग्जाम में फेल होते, तीसरी बार आपकी हिम्मत नहीं रहती है। कोई 3000 बार फेल हुआ और वो फिर भी लगा रहा कि मुझे तो इसको बनाना ही बनाना है। तो कैसे संभव हुआ भाई, सार्थक और सफल और नियमित मेहनत का ही परिणाम था कि वो सफल हो पाया। उसके पश्चात इन्होंने बहुत सारे भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीक, इसका एग्जाम्पल दिया है कि बहुत अच्छे मुकाम पर आज हम जो पहुंच रहे हैं वो किसके कारण से संभव हो पा रहा है। तो केवल और केवल सार्थक और नियमित मेहनत के परिणाम स्वरूप ही ये चीज़ संभव हो पा रहा है। तो ये अगला पैराग्राफ हो गया। इसी प्रकार से आप अगला पैराग्राफ क्या लिखेंगे, सोचिए। वही उसी को तो लिखना है। अंतरिक्ष के क्षेत्रों की इन्होंने बात की है, वही साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं, हमारे देश में आज जैसी स्थिति है वैसे तो पहले नहीं था ना। आईएएस के लिए बात की है इन्होंने, कई सारे बच्चे इन्होंने लिखा है आईएएस और पीसीएस परीक्षा के बारे में। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, क्या गलत है इसमें, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। और आईएएस का खेल में भी दे सकते हैं आप, खेल में इन्होंने बात की है। देखिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने उसकी बात इन्होंने अलग से किया है। उसके पश्चात से देखिए क्या लिखा है इन्होंने, डॉक्टर कलाम की चर्चा की है इन्होंने, एपीजे अब्दुल कलाम की चर्चा की है और भी कुछ उदाहरण दिए हैं इन्होंने, काफ़ी लंबा चौड़ा सा है।
मैं क्या कह रहा हूँ आपको, क्या इस पढ़कर के आपके क्या सीख रहे हैं आप? एक ही चीज़ सीखना है कि निबंध जब दिया जाए, रफ वर्क करना है सबसे पहले। 8 से 10 मिनिमम एग्जाम्पल, बेसिक के लिए कह रहा हूँ, अगर आप उससे ज़्यादा सोच रहे हैं तो सही है। 8 से 10 एग्जाम्पल सोचिए अलग अलग क्षेत्रों से, अगर आपको ऑब्जेक्टिव निबंध दिए जाते हैं तो, जिसका अर्थ अगर कुछ निकल रहा है तो उस अर्थ से संबंधित कुछ भी उदाहरण को सोचिए। 8, 10, 15 जितने आप सोच सकें, उस उदाहरण को एलोबरेट करके लिखते चलिए अलग अलग पैराग्राफ में। उससे क्या होगा, एक परफेक्ट निबंध बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, उसमें अब थोड़ा सा मिर्च मसाला आपको लगाना होता है। इंट्रो, स्टोरी, कविता, ये सब बीच बीच में आपको डालना होता है। कई सारे लोगों ने साइंस एंड टेक्स्ट से शुरू किया हुआ था, कई सारे लोगों ने अपनी कहानी से शुरू किया हुआ था, तो सही तो है ना। एक और निबंध मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आभास हो। एक ही इंट्रो है, इसीलिए मैं लाया था। एक ही इंट्रो है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। उन्होंने डायरेक्ट वहीं से लिख दिया था, करत करस अभ्यास थे से। इन्होंने उस कहानी को एलोबरेट किया है इंट्रो में, उसके पश्चात से शुरुआत की है इन्होंने। ये भी कोई गलत नहीं है, बस स्टोरी इतना लंबा भी नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा छोटा आपको लिखकर शुरू कर सकते हैं। उसके पश्चात इन्होंने वही जो दोहा है उसको लिखा है, उसके बाद इन्होंने शुरू किया है। मैंने आपको बताया ना कि ये दोहा बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, तो कोई गलत नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक अंदाज़ा आपको लगा होगा कि किस प्रकार से इंट्रो लिखा जाता है और कंक्लूड किस प्रकार से किया जाता है, उस पर हम लोग आते हैं। तो ये कंक्लूड करते समय कुछ पॉजिटिव नोट के साथ, कुछ उत्साह के साथ, कुछ अच्छे क्या बोलते हैं उसको, अच्छा मैसेज के साथ हमेशा एंड करना होता है आपको इस तरह के निबंध में। ठीक है, देखिए वैसे तो हर निबंध अलग होता है, हर निबंध के लिए लिखने वाले के सोच पर निर्भर करता है क्या लिखा जाए, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़कर सीख सकते हैं किस प्रकार से एंड किया जाता है। इन्होंने क्या लिखा है, लेकिन वह असफलता सही मायनों में हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ज़रूरत है कि थोड़ी सी दिशा बदली जाए, मकसद बड़ा हो, रास्ता थोड़ा सा बदल दिया जाए और भरोसा रखा जाए। सफलता के लिए विश्वास के साथ निरंतर मेहनत करना आवश्यक होता है। उसके बाद इन्होंने दिनकर जी का एक शानदार सा लाइन लिखा है, वही कि जिस मिट्टी ने लहू पिया है वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर धन बन जाएगा ये उच्छ्वास तुम्हारा, और थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। ये मैंने कितनी बार पढ़ा है आपको। उस कविता के साथ इन्होंने एंड किया है। उसके पश्चात इन्होंने लिखा है, दिनकर जी की पंक्तियों के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट किया है। एलोबरेट करने के बाद एक बेहद ज़रूरी और शानदार सा क्या मैसेज होना चाहिए कि अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है, अनुशासन रहे, मेहनत नियमित रूप से करनी है। यही नहीं कि एक आधा दिन तो कर लिया फिर टाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखा जाए कि नियमित रूप से सार्थक मेहनत का परिणाम ही सफलता है। आपको ये सिद्ध करना होता है कि जो टॉपिक में बोला गया है वो जो है वो सही बोला गया है, उसमें कोई भी ऐसा गलत नहीं है। ठीक है, तो मैसेज ज़रूरी होता है एंड में। मैसेज जब भी दीजिएगा तो सही शब्दों में दीजिएगा, सकारात्मक मैसेज के साथ में अंत करना है। बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेज में अंत नहीं किया सकारात्मक दृष्टिकोण से, बस लिखकर छोड़ देते हैं अंत में। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ मैसेज ज़रूर दीजिए अंत में। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा जो मैंने निबंध का लेक्चर ऐसा ही होता है, लाइन बाय लाइन लिखाने वाला निबंध कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और सीखिएगा। कुछ और आपको दिक्कत आई हो तो बताइएगा कमेंट में, मैं अगले वीडियो में उसको सही कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।